Hello everyone, welcome back to my channel UPSC Explained. In this video we will talk about basics of money. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं मनी के। तो सबसे पहला आ जाता है फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी मतलब मनी के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो पहला है मीडियम ऑफ पेमेंट। अब करेंसी के तौर पे जैसे आप कहीं जाते हैं कोई भी पेमेंट करते हैं डिजिटल या फिजिकल तो वो मीडियम ऑफ पेमेंट में काउंट होगा। दूसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट। अब ये अकाउंटिंग यूनिट है जो कि बैलेंस शीट्स वगैरह में यूज होता है। दो अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी आप पैसे की फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपने एक 100 रुपए की अम्ब्रेला खरीदी और 100 रुपए में कितना मिल्क आता है तो उस हिसाब से आप अकाउंट करने के लिए मनी को यूज कर सकते हैं। दो अलग अलग चीजों को जिनको आप वैसे डे टू डे लाइफ में शायद कंपेयर नहीं कर पाए। नेटवर्थ या वेल्थ के फॉर्म में भी कि एक इंसान के पास कितने पैसे हैं या एस्टिमेटेड कितने पैसे हैं उसमें भी ये यूज होता है। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि किसी की नेटवर्थ 10 करोड़ है तो जरूरी नहीं है कि उसके घर में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं या उसके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ पड़े हैं। हो सकता है उसके सारे जो भी एसेट्स हैं स्टॉक्स हो गए हाउसेज हो गए कैश हो गया सबको मिला के 10 करोड़ बन रहे हैं। तो उस हिसाब से मनी अलग अलग चीजों में यूज होता है। नेक्स्ट हम देखें तो उससे पहले सिस्टम्स थे क्या क्या। तो बार्टर सिस्टम ये तो हमें पता है डबल कोइंसिडेंसेस ऑफ वांट्स कि भाई अगर एक इंसान को एप्पल्स चाहिए और दूसरे इंसान को से कह सकते हैं कि दूसरे इंसान को समझ लो कि हेयर कट कराना है तो अगर वो उसकी सर्विसेज लेना चाहता है तो वो बदले में उसको कितनी एप्पल्स देगा कि वो बदले में एक बार उसका हेयर कट कर दे। वो डबल कोइंसिडेंसेस ऑफ वांट्स हो गया। या फिर अगर किसी ने 4 किलो आटा लेना है और बदले में उसके पास 2 पेयर शूज के हैं तो वो उस हिसाब से एक्सचेंज करना चाहेंगे। इसमें इंसान अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू अपनी नीड्स वगैरह के हिसाब से अपने रिसोर्सेज के हिसाब से डिसाइड करता था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह जाती है कि डबल कोइंसिडेंसेस है कि एक इंसान को एक आइटम चाहिए हो तो दूसरे इंसान को भी वो जो बेच रहा है सामने वाला वो भी चाहिए होनी चाहिए। तभी ये एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा फिर इसके बाद हम इसमें काफी ऑब्वियसली इश्यूज आते हैं कि भाई सबको हर एक चीज नहीं मिल पाती और पॉपुलेशन भी बढ़ती जाती है। तो उससे फिर हम मूव करते हैं गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स पे। अब या फिर किसी भी और मेटल के कॉइन्स जो कि मतलब पुराने हमने देखा है किंगडम्स में एंशियंट मिडीवल टाइम्स में अलग अलग मेटल्स के कॉइन्स यूज होते थे। अब उनमें क्या ड्रॉबैक रहता था कि भाई कॉइन्स तो बन गए कि ठीक है तुम 2 सिक्के देख के सामान खरीद सकते हो तो जरूरी नहीं है तुम्हें सामने वाले का भी प्रोडक्ट लेना है। पर अब इसमें सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि ये हाई वैल्यू के बहुत होते हैं असली गोल्ड सिल्वर के बने हुए हैं तो या फिर कॉपर के बने हुए हैं। तो उससे फिर से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और वैसे भी अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स पे डिपेंड करते हुए फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं आज की करंट मनी पे जो कि है पेपर नोट्स और कॉइन्स जो कि नॉर्मल मेटल के इजीली अवेलेबल मेटल के बने हो या पेपर नोट्स तो बहुत ही कम प्राइस पे बन जाते हैं। और डिजिटल मनी भी अब नया आ रहा है कि भाई आप डिजिटली ट्रांसफर कर सके और एक्चुअली कोई मनी यूज ना हो। क्रिप्टो करेंसी उसका एक एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई पे। तो अब डिमांड एंड सप्लाई मेन यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है डिमांड एंड सप्लाई से कि भाई डिमांड एंड सप्लाई में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिमांड। डिमांड मनी की कौन करता है कंज्यूमर्स करते हैं गवर्नमेंट्स करती है बिजनेसेस करते हैं। राइट। तो अब कंज्यूमर्स क्यों करते हैं डिमांड कंजम्पशन के लिए उनको कोई चीज देनी है लेनी है तो उसके लिए वो लोग डिमांड करते हैं। गवर्नमेंट्स क्यों करती हैं मनी की डिमांड कैप बजट स्कीम सब्सिडरीज के लिए कि भाई उन्होंने कुछ फाइनेंस करना है कोई स्कीम अनाउंस करी है कुछ इस तरह का तो वो करने के लिए। और बिजनेसेस क्यों करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए उनको कोई लैंड खरीदनी है कोई मशीन्स खरीदनी है इस तरह की चीजें करने के लिए वो लोग मनी का यूज करते हैं। एक सेकेंड। तो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि भाई तो इस तरह से बेसिकली मनी मनी डिमांड साइड पे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग उनके फंक्शंस हैं।
अब अगर हम यहाँ चले कि मनी हैज टाइम वैल्यू, कि आज अगर आपके पास 1 रुपए हैं तो कल के 1 रुपए से वो ज्यादा वैल्यू के हैं, आप आज उनसे ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, क्योंकि फिर कल उसमें इन्फ्लेशन भी ऐड हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू ओवरऑल कम हो जाएगी। इसीलिए हम जब भी देखते हैं, हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम इंटरेस्ट रेट देखते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेशन से ज्यादा हो तभी आपका इंटरेस्ट, मतलब तभी आपकी सेविंग्स का कोई फायदा हो, वरना आपकी मनी की वैल्यू टाइम के साथ साथ डिक्लाइन डिक्लाइन होती जाएगी। आप अगर 4 चीजें पहले खरीद सकते थे तो अब आप 2 खरीद पाएंगे, और फिर आगे आगे 1 खरीद पाएंगे, तो अगर आपकी सेम ही रहती है अमाउंट, तो इस सब में क्या कहते हैं, टाइम वैल्यू होती है मनी की, टाइम के साथ साथ वैल्यू कम होती जाती है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ट्रांजैक्शन डिमांड और स्पेक्यूलेटिव डिमांड। अब ट्रांजैक्शन डिमांड क्या है? ट्रांजैक्शन डिमांड है कि भाई अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स खरीदे, गुड्स खरीदे, सर्विसेज खरीदी, उनके बदले आपने पैसे दिए, तो वो ट्रांजैक्शन हो गया, आपने पूरा कर लिया, वो वहीं की वहीं पूरा हो गया ट्रांजैक्शन। जैसे कि आप ब्रेड खरीदने गए, तो आपने उसके पैसे दिए, आप ब्रेड ले आए, उसके बाद आपका उस दुकान वाले से लेना देना कोई नहीं है उस मोमेंट के लिए, उस ब्रेड से रिलेटेड। ऐसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई, आपने कोई लैंड खरीदा, कोई मशीनरी खरीदी, तो वो आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, वो चीज़ अब आपकी हो गई। स्पेक्यूलेटिव डिमांड लेकिन ऐसे होती है कि स्टॉक्स, आईपीओ, बॉन्ड्स, जैसे हम देखते हैं कि स्पेक्यूलेशन होते हैं। अब किसी भी प्रोडक्ट का जैसे आईपीओ खुला है, तो उसकी पहले वो खुल जाता है, आप लिस्टिंग करते हैं, पैसे डालते हैं, तो हम स्पेक्यूलेट करते हैं कि ये इतने पे खुलेगा, वो खुलने को कम पे भी खुल सकता है और उससे ज्यादा पे भी खुल सकता है। तो ये बेसिकली एक स्पेक्यूलेशन है कि हम सोच रहे हैं कि इसकी वैल्यू कल को इतनी होगी। तो इन सब से एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बॉन्ड्स का, कि भाई बॉन्ड्स क्या होते हैं। एक सेकेंड। बॉन्ड्स भी यही है कि आप खरीद रहे हैं और आप होप कर रहे हैं कि कल उनकी वैल्यू ज्यादा हो। बॉन्ड्स पे क्या लगता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है बॉन्ड्स पे, वही आपको वैल्यू बढ़ा के देते हैं। तो अब इसमें अगर हम आगे देखें, तो जैसे आज आपने अगर एक बॉन्ड खरीदा 10 रुपए का, और उस पे 10% इंटरेस्ट था 1 साल में, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 11 रुपए हो गई। तो इस पे आपकी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई 10 साल, 1 साल में 11 रुपए हो गई। तो डिमांड फॉर बॉन्ड्स अगर इंक्रीज होगी तो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगा, डिमांड फॉर बॉन्ड कम होगी तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। क्योंकि अगर एक बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है, एक बॉन्ड, और अगर हम इसका रिवर्स देखें कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो भी डिमांड फॉर बॉन्ड बढ़ेगी। कि आज आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा था तो से 10 लोग खरीद रहे थे, अगर आपको 9% इंटरेस्ट मिल रहा होता तो शायद से 5 लोग खरीदते, क्योंकि फिर आपकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाती? 9 रुपीज हो जाती। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको, तो अगर हम इसी पे देखें तो ये इसका बेसिकली रिलेशन है डिमांड और इंटरेस्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। ठीक है, अगर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड डिमांड। तो बॉन्ड प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होगी। अगर बॉन्ड का जैसे हमने पहले देखा था प्राइस 10 रुपीज था, तो अगर इसका प्राइस ही ओवरऑल सेलिंग प्राइस ही 20 रुपए हो गया, तो फिर चाहे इंटरेस्ट कितना भी हो, खरीदने वाले लोग इनिशियली तो कम हो ही जाएंगे। क्योंकि अगर 10 रुपए का एक बॉन्ड अगर 10 लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो 20 रुपए का सपोज करो कि 5 लोग अफोर्ड करते पाएंगे, और 30 रुपए का 2 लोग, तो ये कम होता जाएगा डिमांड बॉन्ड की, अगर बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होगा। लेकिन अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर 10 रुपए के बॉन्ड पे हमें थोड़ा इंटरेस्ट मिल रहा है या ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, उस हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा उस पे कि फाइनल रिटर्न वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो हमारी डिमांड भी उस बॉन्ड की बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर बॉन्ड का इनिशियल प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब ये इस सारी कॉन्वर्सेशन से हमने क्या डिराइव किया है कि भाई बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप है।
कि अगर हम देखें, बॉन्ड प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा था तो डिमांड डिक्रीज हो रही थी, बॉन्ड इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा था तो डिमांड इंक्रीज हो रही थी। तो अगर हम इन दोनों को कलेक्टिवली ले लें, तो बॉन्ड प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। मतलब ये एक सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इस पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे हम डिमांड के परस्पेक्टिव से देख ही सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप की कोई कमेंट्स हो, सजेशंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और फिर हम आप इसी टॉपिक को अगली वीडियोस में भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।